तो बना ही रहेगा। टेन में और साइन में माइनस बाहर निकलता है, तो यहाँ माइनस बाहर निकल आएगा। सिविका टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? 5/2। 5/2। तो वैल्यू होगी माइनस माइनस 5/2 तो इक्वल टू पाई आंसर है। तो ये आपके दो नंबर छप गए। अगर नहीं भी दो नंबर में आया तो अभी इसी को लिखते हैं ना, क्योंकि ये हर साल दो नंबर में आता ही है। ठीक, तो दो नंबर तो आपने कमा लिए। अब आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देख, नहीं, दो नंबर के दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन दो नंबर में हो सकता है, लिख और आगे एक दो लेने दो, एक क्वेश्चन मिनट रुक जाओ। क्या कह रहे दुर्गेश? अरे लिख लेने दो, एक मिनट रुक जाओ। बोर्ड दिख रहा है पूरा दुर्गेश? क्या करेगा लिख के? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी dx अपॉन x के पावर n where a is greater than 0। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देन 0। ठीक, तो ये करके देखते हैं। ये थ्योरम है दरअसल। शिविका, अपन ने सेकेंड ईयर में एक पी सीरीज टेस्ट पढ़ा था, याद है? हाँ सर, पढ़ा था। समेशन 1/n के पावर p ग्रेटर देन हाँ 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, और p लेस देन 1 के लिए इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, लिखा था। हाँ सर। तो उसी तरह का ये टेस्ट है जो हमें क्वेश्चनों में मदद करेगा। जैसे पी सीरीज टेस्ट आपको याद दिलाए, तो समेशन 1/n के पावर p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू पे डाइवर्जेंट। तो उसी तरह से ये थ्योरम है हमारी, और ये थ्योरम हमें क्वेश्चनों में हेल्प करेगी वो चेक करने के लिए, उसका चेक करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखो और गिवन इंटीग्रल करके लिखो, दिया गया समाकलन। गिवन इंटीग्रल ये है a टू इंफिनिटी dx अपॉन x की पावर n। तो इंफिनिटी को चाहो तो ऐसे लिख लो, a टू x dx अपॉन x की पावर n। सिर्फ 1/x की पावर n है, इंटीग्रल कितना आएगा? सर x की पावर n/n। 1/x की पावर n है मैन। और x के पावर n का भी इंटीग्रल x के पावर n/n नहीं होता, क्यों मजाक करती हो दुर्गेश? x के पावर n का इंटीग्रल कितना होता है? x की पावर n का x की पावर n प्लस 1/n+1। x के पावर n प्लस 1/n+1, ये x के पावर माइनस n है। तो इसका इंटीग्रल दुर्गेश कितना होगा? -n+1/-n+1, x की पावर -n+1। 1/n+1, यही तो होगा। विका, तुमने कहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा, x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n/n? सर मैंने ना x की पावर n की जगह n+1 का निकाल रही थी मैं। देखो ये होगा इंटीग्रल x के पावर -n+1 या 1 - n लिख लो। x के पावर 1 - n अपॉन 1 - n। अब इसमें एक बार अपर लिमिट लिख लो, x की जगह x रहने दो, और एक बार x की जगह a लिख लो। ये इस तरह से हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 - n x की पावर 1 - n माइनस a की पावर 1 - n। तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो x रहेगा, और लोअर लिमिट डालेंगे तो a रहेगा।
तो हम कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स के पावर 1 माइनस एन माइनस ए की पावर 1 माइनस एन, इसे सिविका हम नंबर 1 दे देते हैं और अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब सिविका 3 केस फिर बनेंगे सेकेंड ईयर की तरह। सेकेंड ईयर में हमने देखा था एन ग्रेटर देन 1, एन लेस देन 1 और एन इक्वल टू 1। तो ठीक वैसे ही यहाँ बनेंगे 3 केस। तो केस 1 लिखो, केस 1 व्हेन एन इज ग्रेटर देन 1। दुर्गेश एक बात बताओ कि एन अगर 1 से बड़ा है तो 1 माइनस एन कैसा होगा? 1 माइनस एन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? एन अगर बड़ा है तो सर नेगेटिव ही होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू होगी या लेस देन 0 होगी, तो 1 माइनस एन लेस देन 0 होगी। ठीक है दुर्गेश? अब दुर्गेश हमने बहुत बार बताया होगा कि अगर लिमिट इंफिनिटी हो तो इंफिनिटी की निगेटिव पावर कितनी होती है, सुना कभी? इंफिनिटी की नेगेटिव पावर 0। 0। देखो इंफिनिटी की नेगेटिव पावर है तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी होगा, मतलब ये 0 होगा। तो देखो एन अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस एन करोगे तो 0 से छोटा होगा, लेस देन 1 लेस देन 0 होगा। अब अगर यहाँ x छपा है और x छपा है और उसकी पावर निगेटिव है, तो जब हम x को इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी की निगेटिव पावर का मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो सिर्फ x की निगेटिव पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी कितनी होगी? 0। तो बता सिर्फ इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 आएगा और ये माइनस ए की पावर 1 माइनस एन अपॉन ये, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट है। एक से ये एक नंबर है, इसमें जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल की ये वैल्यू फाइनाइट होगी तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, और अगर फाइनाइट है सर। इनफाइनाइट होगी तो डाइवर्जेंट होगा। तो बताओ यहाँ a ग्रेटर देन 0 के लिए फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा। तो बताओ n ग्रेटर देन 1 के लिए दिया गया इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। लिख दो। तो therefore given integral is convergent when n greater than 1। तो अतः n greater than 1 के लिए समाकलन अभिसारी है। तो given integral is convergent for n greater than 1। तो एक बार केस 1 को दोबारा समझा दो। केस 1 में हम n ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे, तो अगर n 1 से बड़ा है तो जो 1 माइनस एन की वैल्यू है वो तो नेगेटिव आएगी, और अगर 1 माइनस एन की वैल्यू नेगेटिव है तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 1 माइनस एन 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर अपन इंफिनिटी की पावर अगर नेगेटिव है, मतलब अगर इंफिनिटी की पावर -1 है, इसका मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। इस वजह से जो ये लिमिट है ये हो जाएगी 0। तो अगर अपन ये वैल्यू फर्स्ट में रख दें, जो हमारा फर्स्ट आया इंटीग्रल, तो इसमें ये जो x की पावर 1 माइनस एन है, ये वाली लिमिट तो 0 हो गई, मतलब सिर्फ ये a की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, सिर्फ ये बचा। तो फिर 1 से जो हमारी इंटीग्रल की जो लिमिट है वो आ गई माइनस a की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, जो कि फाइनाइट वैल्यू है, और अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा। अब केस है कि दुर्गेश कोई दिक्कत? सर ये n ग्रेटर देन वाला जो आपने नेगेटिव बताया वो सेकंड वाले टर्म में नहीं लगेगा, a की पावर 1 माइनस एन वाले में? हाँ तो a ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ी कोई संख्या है उसकी निगेटिव पावर हो तो उससे क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। मान लो a की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर मान लो कोई भी निगेटिव हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा क्या वो? इंटीग्रल की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो डाइवर्जेंट, फाइनाइट रहे तो कन्वर्जेंट। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, यहाँ कोई इन्फिनिटी थोड़ी अपन लिख रहे हैं, बोलो। ठीक है सर। इन्फिनिटी की निगेटिव पावर 0 होगी, a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 है तो कोई पॉजिटिव नंबर होगी,
तो 2 3 4 5 1 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो 2 की पावर निगेटिव हो गई तो क्या दिक्कत है तुम्हें, 1/2 हो जाएगा। 1/2 भी तो फाइनाइट है वैसा। बोलो दुर्गेश। हाँ सर आया। ये सेकंड बोलो दुर्गेश, ये सेकंड में लेंगे n लेस देन 1, n लेस देन 1। तो दुर्गेश तो n अगर 1 से छोटा है तो 1 माइनस n कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। अब बता दुर्गेश, x को इन्फिनिटी लिखने पे पॉजिटिव पावर चढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी की निगेटिव पावर 0 होती है। तो सिविका देखो, इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर चढ़ाएंगे 1 माइनस एन तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सिविका एक में जब यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी माइनस ए की पावर 1 माइनस एन, तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस हो या कुछ भी प्लस हो वो हमेशा इन्फिनिटी ही रहता है। तो बताओ सिविका, हाँ एक नंबर से इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी जब यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू जो बेटा होगी वो इन्फिनिटी माइनस ए की पावर 1 माइनस एन, मतलब इन्फिनिटी ही है। तो ये इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो ए टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर एन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बताओ एन लेस देन 1 के लिए सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। आपको सारी हो गई, लिख लो। तो केस सेकेंड लिखो, केस सेकेंड में लिखो एन लेस देन 1। तो एन लेस देन 1 के लिए हम लोग 1 माइनस एन पॉजिटिव पाएंगे। तो एक्स की पॉजिटिव पावर, इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर होती है इन्फिनिटी। दुर्गेश, 0 की निगेटिव पावर कितनी होगी, अगर यहाँ लिमिट 0 होती फिर निगेटिव पावर करते तो कितनी आती, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड। 0 की निगेटिव पावर इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी माइनस कुछ भी हो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। सर 0 की इन्फिनिटी नेगेटिव पावर आपने क्या बताया? हमने बताया अर्चिता बहन कि 0 की अगर निगेटिव पावर हो तो वो 1/0 होगा, और 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो अगर हाँ 0 कहीं है और उसकी पावर निगेटिव हो गई तो समझ लो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी कहीं है उसकी पावर पॉजिटिव हो गई तो भी वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अंशतः बताओ 0 की पॉजिटिव पावर कितनी होगी सर 0 ही रहेगा वो। और इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर, सर इन्फिनिटी। समझ गए। तो अंशतः बताओ केस सेकेंड में जब n लेस देन 1 है तो सीरीज इंटीग्रल कैसा होगा, सर क्या? n लेस देन 1 के लिए इंटीग्रल कैसा होगा, सर इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल तो सेम रहेगा ना, इसमें कुछ चेंज आएगा ही नहीं, बस जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। जब n लेस देन 1 है तो इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट, ये पूछ रहे हैं। अच्छा सर, वो तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो n लेस देन 1 के लिए गिवन इंटीग्रल विल बी डाइवर्जेंट, लिख दिया अंशिता। यस सर। अब क्या केस बचा है बहन जी, सर व्हेन n इज इक्वल टू 1। लिखो 3 नंबर केस 3 लिखो, केस 3 लिखो व्हेन n इक्वल टू 1। दुर्गेश बताओ n इक्वल टू 1 पर क्या कहानी होगी, केस 3, केस सर 3 एक्स की देखो। पावर 0 हो जाएगी। और बताओ बहन n इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, 0। क्या दीजिए, जब n इक्वल टू 1 से इल्टा होगा तो बताओ एक नंबर से कुछ नहीं मिलेगा हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि x की पावर कितना हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर, सिविका डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट इन्फिनिटी हो डिफाइंड। जाएगा। n इक्वल टू 1 पर ये इन्फिनिटी अपॉन में हो जाएगा, और ये 0/0 होने के भी चांसेस है, ध्यान रखना। इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए सिविका हमें अलग से करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये 0/0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ तो सर। इसलिए हम इसे दोबारा फिर करेंगे, n इक्वल टू 1 लिखेंगे और दोबारा इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो लिखो व्हेन n इक्वल टू 1। दुर्गेश तुम्हें समझ में आया क्यों दोबारा करना पड़ता है ये,
हाँ सर, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी 1/1 - n वाली। क्योंकि नीचे 0 आता है और कहीं ऊपर भी 0 आ गया बाय द वे कभी, तो 0/0 हो जाए। ठीक है, तो लिखो ए से इंफिनिटी dx/x की पावर 1 हो जाएगा। देखो n की जगह 1 लिखेंगे तो 1/x की पावर n मतलब 1। तो क्या बता 1/x का इंटीग्रल कितना होगा? log x। log x। तो यहाँ पे हम a से x और 1/dx को log x लिख सकते हैं। अब बता दो log अपर लिमिट एक बार लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में x को इंफिनिटी लिखेंगे और लोअर लिमिट में x की जगह a लिखेंगे। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी या फाइनाइट आएगी? इनफाइनाइट ही आएगी सर, क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। बिल्कुल, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो ये इन्फिनिटी आएगा। तो log इन्फिनिटी माइनस log a मतलब इन्फिनिटी। बताओ n इक्वल टू 1 पर इंटीग्रल कैसा हो गया? डाइवर्जेंट। लिख दो। तो n इक्वल टू 1 पर समाकलन अपसारी है। तो एट n इक्वल टू 1 इट इज डाइवर्जेंट। तो सिविका समझ गई कि n इक्वल टू 1 के लिए हमने दोबारा क्यों किया? हाँ सर, समझ गई। क्योंकि अपोन में 0 जो है वो कभी भी फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर सकता है। 0/0 हो गया तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और इंफिनिटी/0 हो गया तो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बताओ ये जो इंटीग्रल है सविता, ये किन केसेस में कन्वर्जेंट और किन केसेस में डाइवर्जेंट? तो जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो लिखना है। कंक्लूजन, निष्कर्ष बता बेटा क्या लिखेंगे? गिवन इंटीग्रल, दिया गया समाकलन गिवन इंटीग्रल इस अभिसारी होगा। दिया गया समाकलन अभिसारी होगा यदि, बोलो, when n is greater than 1। n इज ग्रेटर देन 1। और अपसारी कब होगा? if n is less than or equal to 1। तो ये याद करके रखना है, हम लोग कई सारे क्वेश्चनों में इसको यूज करेंगे। अंकिता समझ में आ गया? रिजल्ट तुम्हें याद हो गया? रिजल्ट हाँ सर, हो गया। पावर n जो है अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा अगर n ग्रेटर देन 1, और अपसारी होगा अगर ठीक है। हाँ सर। अब अंकिता उस क्वेश्चन को देखो जो एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन सिंपल देखते फिर उसको लेते हैं। सिंपल तो वो भी है लेकिन वो महान क्वेश्चन है, थोड़ा कम महान पहले एक पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a to infinity sin स्टार x अपॉन x स्क्वायर dx। अंततः कन्वर्जेंट वो कंपैरिजन टेस्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करो। सर कल कनेक्टिविटी मेरी बहुत वीक थी तो वो है नहीं मेरे पास प्रॉपर लिखा हुआ। दुर्गेश, कंपैरिजन टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। सर कंपैरिजन टेस्ट में आप दो फंक्शन मांगे थे ना आपने, अगर पाई एक्स कोई फंक्शन है, मतलब आपने बोला था कन्वर्जेंस से अगर कोई फंक्शन से छोटा फंक्शन अगर कन्वर्जेंट है, अगर कोई फंक्शन कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा फंक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। बिल्कुल, और अगर कोई डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा फंक्शन भी डाइवर्जेंट होगा। बिल्कुल। तो देखो एक क्वेश्चन है, निम्न समाकलन की अभिसारिता का परीक्षण करो। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक, इसमें एक फंक्शन तो गिवन रहेगा और एक फंक्शन हम सपोज करेंगे। ठीक है, तो जो गिवन फंक्शन है उसको कुछ भी मान लो, चाहे फाई एक्स मान लो चाहे एफ एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी श्रद्धा से जो नाम देना हो वो नाम दे दो। तो नाम देना कोई बड़ी बात नहीं होती, कुछ भी नाम दे दो।
तो देखो हम यहाँ मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिखो लेट फाइव एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अंशतः यहाँ देखो कि फाइव एक्स हमने मान लिया। यस सर। अब अपन ये देखेंगे कि ये फंक्शन किसी से छोटा निकलता है कि बड़ा निकलता है। अब ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मॉडुलस ऑफ फाइव एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या पता साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के मान किससे छोटे हमेशा होते हैं? सर -1 और 1 के बीच में रहते हैं ना। वो तो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये स्क्वायर है ना। सर 0 से 1। बिल्कुल, तो स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो जो साइन Yes. स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी 1/x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी तो 1 होगी। साइन स्क्वायर हमेशा अंशतः साइन स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि साइन स्क्वायर का मान 1 से बड़ा हो जाए। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो इसका मतलब जो 5x की मॉडुलस वैल्यू है ये हमेशा 1/x स्क्वायर से छोटी होगी। अब बता सर सकते ये हैं 1/x स्क्वायर क्यों क्या लिखा मान, आपने? क्या करें अंशतः? सर ये जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है वो 1/x स्क्वायर से छोटा क्यों लिखा आपने? अरे बहन जी, एक्स स्क्वायर को तो छोड़ दो, साइन हाँ स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होती है? 1 से होती है सर। तो अगर ये 1 से छोटा है तो ये पूरी वैल्यू किससे छोटी हो गई? हाँ 1 से छोटी हो गई। 1 से नहीं, 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ना जैसा है। यस सर। इसको हम अंततः थोड़ी देर के लिए एफ एक्स मान लेते हैं। तो इक्वल टू एफ एक्स, ब्रैकेट में लिख देना ऐसे बाई से माना। तो मान लिया यस कि ये वैल्यू एफ एक्स है। अब जिन्होंने कंपैरिजन टेस्ट लिखा है उनको तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा उनको हम बता दें। कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर कोई बड़ा इंटीग्रल आया है और वो बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर कोई छोटा इंटीग्रल आया है और वो डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा। तो हम अंततः एफ एक्स को देखेंगे कि ये कैसा है। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो सीरीज भी जो इंटीग्रल गिवन है 5x dx ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो ना यहाँ एफ एक्स कितना निकला 1/x स्क्वायर। ये इंटीग्रल को चेक करो, ए से इंफिनिटी एफ एक्स dx। वैसे ऐसे लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या मतलब ए टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या बताओ ये 1/x स्क्वायर dx इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? दुर्गेश सर कन्वर्जेंट ही होगा। अभी क्या पढ़ा था अपन ने कि 1/x की पावर n कन्वर्जेंट होता जब n ग्रेटर देन 1। तो यहाँ n कितना है ये देखो 2। 2। तो n यहाँ 2 है जो 1 से बड़ा है। तो जो थ्योरम हम पढ़े हैं उसमें पढ़े 1/x की पावर n, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और लेस देन या इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट। बता दो जो इंटीग्रल एफ एक्स dx है वो कैसा है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो अब इंटीग्रल एफ एक्स dx इक्वल टू ये, जहां n ग्रेटर देन 1 है अभिसारी होगा, इज कन्वर्जेंट। तो देखो जो बड़ा वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट आया। अब कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर बड़ा वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो तो जो छोटा वाला इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट होता है। तो बता दो कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रल 5x dx कैसा होगा? भाई कंपैरिजन, अब कंपैरिजन परीक्षण से देन भाई कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल a टू इंफिनिटी
फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स भी अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। दीपिका समझाओ एक बार इस क्वेश्चन को, ये छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। बोलो दीपिका। यस सर। सर ये कि जो मतलब इंटीग्रल हमें दिया है उसको तो हमने 5x लेट कर लिया और फिर उसका मॉडुलस निकाला। तो जब उसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और हमें पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो मतलब जो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये पूरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू आ गई। इसको हमने एफ एक्स नाम दे दिया। और फिर अगर हमें कंपैरिजन टेस्ट से पता है कि अगर कोई फंक्शन बड़ा है वो अगर कन्वर्जेंट है तो अगर उससे छोटा जो होगा फंक्शन वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो एफ एक्स है ये बड़ा है, अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर ये जो 5x है ये छोटा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम एफ एक्स को चेक करेंगे और इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो फिर इसका इंटीग्रल निकाला हमें इंटीग्रल a से इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो n है वो 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1। तो फिर अभी जो पहले थ्योरम पढ़ी थी उसमें था कि अगर n 1 से बड़ा है तो वो जो होता है इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे n 1 से बड़ा है तो जो ये इंटीग्रल होगा ये कन्वर्जेंट होगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इससे छोटा कोई होगा इंटीग्रल तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, और 5x इससे छोटा है तो मतलब 5x भी कन्वर्जेंट होगा। अंशिता समझ में आ गया? हाँ यस सर। अगला क्वेश्चन अंशिता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 स्टार लगा लो। तो हाँ 5 स्टार लगा के अंशिता एक क्वेश्चन लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ऐसे है। तो लिखो Yes. टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन 0 to infinity cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का अभिसारिता का परीक्षण करो। तो समाकलन लिख लो कि अभिसारिता का परीक्षण करो। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल बता सकता 5x किसको मान लें? सर ये जो गिवन है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माना 5x इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देखेंगे किससे बड़ी वैल्यू निकलती है कि छोटी। बड़ी निकलेगी तो कन्वर्जेंट पे चर्चा करेंगे, छोटी निकलेगी तो डाइवर्जेंट पे करेंगे। तो चलो ना मॉडुलस 5x इक्वल टू मॉडुलस cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बता सकता 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसको मॉडुलस की जरूरत नहीं है। मॉडुलस वहां लगाते जहां नेगेटिव होने के चांस होते हैं। पिछले में एक्स स्क्वायर था वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस हटा लिया था। यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मॉडुलस की जरूरत ही नहीं, पहले से ही पॉजिटिव है। अब बता सकता कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू किनके बीच में होती है? -1 और 1। तो जो मॉडुलस कॉस एक्स है वो हमेशा किससे लेस देन और इक्वल टू होगा? सर 1। 1। तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, और ये तो रहेगा ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एफ एक्स है, यहाँ लिख दिया करो माना। तो बताओ ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मॉडुलस कॉस एक्स है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। तो मॉडुलस है तो 1 से छोटा होगा हमेशा। तो मॉडुलस कॉस एक्स की जगह 1 लिख लेते हैं। नीचे से बेटा यहाँ पे मॉडुलस क्यों नहीं लगाते हम लोग?
क्योंकि सर 1 + x² तो वैसे ही पॉजिटिव है ना, वो तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। अब हम किसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे? fx की। तो fx = 1 + x² है, तो इसकी कन्वर्जेंस देखते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर अंततः ये डाइवर्जेंट हो गया तो क्या होगा? सर बड़ा वाला डाइवर्जेंट होगा। बड़ा तो है ही नहीं ना, जो मॉडुलस phi x dx है वो fx से छोटा है, और अगर ये हाँ सर। डाइवर्जेंट हो गया तो फिर ये टेस्ट नहीं लग पाएगा अंशिता। हाँ सर। हाँ। ये टेस्ट तभी लगेगा अगर अगर बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला कन्वर्जेंट होता है, और अगर बड़ा डाइवर्जेंट हो गया तो फिर ये टेस्ट नहीं लगेगा, फिर आगे टेस्ट है वो लगेंगे। तो यस ऐसे सर। याद करो कि डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट होता है, और कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट। तो अगर इंटीग्रल fx dx कन्वर्जेंट हुआ तो ये छोटा वाला है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। अगर डाइवर्जेंट हुआ तो हम लिख देंगे ये टेस्ट फेल हो जाता है, फिर फेल होने पे जो अगले टेस्ट है फिर वो लगेंगे, ठीक है, न्यू हाँ टेस्ट सर। लगेगा। तो यहाँ पे जो 1/1 + x² है ये बड़ा फंक्शन है, इसीलिए टेस्ट फेल होगा अगर ये डाइवर्जेंट होता है तो। हाँ हाँ, देखो अभी क्या सिखाया, दो ही बातें सिखाई कि हाँ सर। कन्वर्जेंट से छोटा वाला कन्वर्जेंट होता है। तो अगर हाँ ये सर। fx बड़ा फंक्शन है इससे, तो fx अगर कन्वर्जेंट हुआ तो छोटा वाला कन्वर्जेंट हो जाएगा, हाँ सर। और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट होता है। तो अगर ये fx से छोटा होता फिर ये डाइवर्जेंट होता तो बड़ा वाला डाइवर्जेंट हो जाता है। कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट। अभिसारी है तो उससे छोटा भी अभिसारी होगा, अपसारी है तो उससे बड़ा भी अपसारी होगा, ठीक है। यस सर। संचिता इसके बारे में बताओ, 0 to ∞ 1 + x² के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम्म। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या क्या आएगा। निकालो इंटीग्रल, हाँ सर। बोलो। तो लिमिट x → ∞, तो ये हो 0 से जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, तो एक इनवर्स x हो मिनट। जाएगा। तो π/2 आएगा इसमें। ये हो जाएगा tan इनवर्स x। लिमिट तो यस। वही लगाएंगे 0 से ∞। तो tan तो इनवर्स ∞ माइनस tan इनवर्स 0 कितना आया आंसर? π/2। π/2। तो ये π/2 -0 लिख लो या π/2 लिख लो, हाँ तो सर। ये वैल्यू जो है वो π/2 निकलेगी, ठीक है। हाँ सर। अब बता अंशिता, अगर ये फाइनाइट है, किसी इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आना है, तो आप उसके बारे में क्या कहोगे? fx dx जो इंटीग्रल है वो कैसा है? तो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है। और अगर fx dx कन्वर्जेंट है तो कंपेरिजन से उसका जो छोटा फंक्शन है फाई वो भी कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट है हाँ। इंटीग्रल 0 to ∞ fx dx is, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंशिता, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे दो हाँ क्वेश्चन है, एक और आगे दिया वो भी बताते हैं आपको। यस 0 सर। to ∞ fx dx अभिसारी है। अंशिता बता, अगर ये इंटीग्रल अभिसारी है बड़ा वाला, तो कंपेरिजन टेस्ट से जो फाई एक्स dx है वो भी कैसा होगा? तो अभिसारी। कन्वर्जेंट है हाँ। बाई कंपैरिजन टेस्ट, तब तुलना परीक्षण से, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल 0 to ∞ पाई एक्स dx इक्वल टू 0 to ∞ क्या था? cos x अपॉन 1 + x² भी अभिसारी होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो बता कैसा लगा ये कंपैरिजन टेस्ट? सर ये तो सिंपल है। सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगाना। यस सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अंशिता, सर ये तो नहीं यहाँ पे क्या करें? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 + x²। ये ऊपर ऊपर हाँ क्या करें? सर, यहाँ पे आपने x कैसे लिख दिया है?
0 to infinity limit. अभी ज्वाइन किया क्या? इससे पहले भी तो पढ़ाया था मानसी जी, इससे पहले भी पढ़ाया था कि जो एक्स, दरअसल जो इन्फिनिटी होता है ना मानसी, उसको हम डायरेक्ट कभी नहीं लिखते हैं, तो उसको अपन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के फॉर्म में ले लेते हैं, जिससे कि वो एक वैल्यू बन जाए, क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती नहीं है, माइनस इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो देखो मानसी, लिखा वही है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स कितना है? इन्फिनिटी। तो एक्स अगर इन्फिनिटी है तो ये कितना हो गया? 0 से इन्फिनिटी। तो ये लिखने का ढंग है मानसी, जैसे कहते हैं ना, अभी दुर्गेश भी बोलता है ना, और लोग भी बोलते हैं, तो दुर्गेश ऐसा लगता है कि गाली दे रहा है, क्यों साहिल? यस सर। तो इन्फिनिटी लिखने का साहिल तुम बताओ अच्छा इसके बारे में, 0 टू एक्स जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर इन्फिनिटी अपन आपने बताया था कि इन्फिनिटी अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते उसको इंटीग्रेशन में, तो उसको लिमिट लगा के लिखते हैं, और जब हाँ, लिमिट लगा लेते इसी हैं के तो बाद फिर वहां पे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई तोप नहीं चल जाएगी, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, टेक्निकली ये गलत होता है। सिविका बताओ यस सर। क्या? सर इन्फिनिटी मतलब डायरेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि इन्फिनिटी कोई ऐसी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना, इस वजह से तो फिर उसको क्या करते हैं, लिमिट की फॉर्म में ले लेते हैं और इंटीग्रल 0 टू एक्स कर लेते हैं। लेकिन बात तो वही रहेगी, क्योंकि अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 0 से एक्स का मतलब भी तो वही हुआ ना, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है मानसी जी। Yes, sir. सर ये थर्ड अब लाइन में 0 टू एक्स ही आएगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x 0 टू x। हो गई आयुषी, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स, एक्स की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आयुषी, गलती थी वहां पे। अब आयुषी ये क्वेश्चन तुम्हें करके ग्रुप पे डालना है, ठीक है? क्वेश्चन तो वही रहता पूरे चैप्टर में, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ, ये है ए टू इन्फिनिटी cos mx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी है। ये आयुषी तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ग्रुप पे डालना, ऑनलाइन वाले ग्रुप पे, ठीक है? तो Yes, आप sir. ये तो समझ ही गई होगी आयुषी कि इसमें जो एफ एक्स है वो कितना आएगा। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहाँ पे 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। कितना इंटीग्रल होता है उसी 1 ए तो स्क्वायर प्लस एक्स? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आयुषी तुम्हें करना है पूरा कंप्लीट, ग्रुप पे डालना है, तो उसको देख के बाकी सब लोग भी कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। अंततः ये क्वेश्चन कर लोगी? सर हाँ ये सर, कर cos लीजिए। क्या करें? सर ये cos ax लिखा है क्या ऊपर? cos mx लिखा है, m नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? सर cos m mx है, cos mx में क्या दिक्कत तुम्हें? बोलो। इसमें जब मॉडुलस x लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा cos mx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 से छोटा होता तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। दीपिका, तुम्हें m नहीं दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर, वो मुझे a जैसा लग रहा था, अब आ गया समझ में। क्या मुझे लग रहा लगा था? cos ax है। cos mx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा है। हाँ सर हाँ। तो ये कितने क्वेश्चन हमने दीपिका तुम्हें इंपॉर्टेंट पढ़ाया? अभी 3 क्वेश्चन, एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक ये क्वेश्चन तुम्हें खुद सबको करना है, और आयुषी ग्रुप पे डालेगी तो उसको देख के कर लेना, ठीक है? आयुषी ये बताइए, फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं हम लोग कि सेकेंड काइंड? तो ये हम फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, कितने जाओ तुम। ये फर्स्ट काइंड पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट काइंड में हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा आयुषी अभी? सर कन्वर्जेंस टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है? सर कंपैरिजन टेस्ट, सॉरी। कंपैरिजन टेस्ट। अब तुम्हें आयुषी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, तो लिखो जरा। लिखो म्याऊ टेस्ट।
म्याऊ टेस्ट याद कर लो आज, फिर इसका क्वेश्चन भले ही अगले टर्म पे पढ़ाएंगे। कितना टाइम हो गया देविका? सर 10:54। तो जल्दी से म्यू टेस्ट लिखो, इसे याद करके बैठना, तो अगले टर्म पे क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसके। म्यू टेस्ट जल्दी जल्दी फास्ट लिख लो तुम लोग। तो लिखो इफ म्यू टेस्ट, सब लोग लिख लो, हिंदी वाले भी म्यू टेस्ट ही लिखेंगे, म्यू परीक्षण। तो लिखो इफ f(x) be a bounded and integrable function, be a bounded and integrable function in open interval a infinity। लिखो यदि f(x) अंतराल ओपन इंटरवल a इंफिनिटी में परिबद्ध समाकलनीय फलन है, इफ इंटीग्रल नहीं है, f(x) है, यदि f(x) अंतराल a इंफिनिटी में परिबद्ध समाकलनीय फलन है जहां a ग्रेटर देन 0, जहां a ग्रेटर देन 0। म्यू परीक्षण लिख लो, कल क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। तो म्यू परीक्षण है यदि f(x) ओपन इंटरवल a इंफिनिटी में परिबद्ध समाकलनीय फलन है तथा एंड लिमिट x इंफिनिटी x की पावर म्यू f(x) इक्वल टू फाइनाइट, या एग्जिस्ट लिख दो। एग्जिस्ट का मतलब है फाइनाइट है, एग्जिस्ट का मतलब है फाइनाइट। तो अगर x के पावर म्यू f(x) अस्तित्व में है, यदि लिमिट x टू इंफिनिटी x के पावर म्यू f(x) विद्यमान है, अस्तित्व में है, तब इंटीग्रल a टू इंफिनिटी f(x) dx अभिसारी होता है इफ म्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंटीग्रल f(x) dx कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है। लिख लिया? एंड अगर ये लिमिट 0 नहीं हो, अगर ये लिमिट 0 हो गई तो टेस्ट नहीं लगेगा। अगर ये लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, कितनी है? फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर ये लिमिट परिमित और शून्येतर, मतलब शून्य नहीं है, शून्य हो गई तो ये तो लग जाएगा लेकिन ये नहीं लगेगा। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x के पावर म्यू f(x) परिमित और शून्येतर है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, तब a टू इंफिनिटी f(x) dx अपसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है अगर म्यू लेस देन और इक्वल टू 1। इनका दोनों में अंतर क्या है? यहाँ एग्जिस्ट का मतलब है कि फाइनाइट हो, 0 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 0 होने पे नहीं लगेगा। शिविका पढ़ो एक बार पूरा टेस्ट दोबारा, म्यू टेस्ट। यस सर। हाँ बोलो। सर, इसमें है इफ f(x) be a bounded and integrable function in closed interval a comma infinity। क्लोज इंटरवल कब हमने बोल दिया? सॉरी सर, ओपन इंटरवल a comma infinity where a is greater than 0 and limit x tends to infinity x की पावर म्यू f(x) exist। समझाना है, तुम पढ़ के दिखा रही हो, समझाना है ये टेस्ट, पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो सबको हमने लिखा था, पढ़ लेंगे। अच्छा, समझाना तो मुझे लगा पूरा पढ़ना है। सर समझाना इसमें है। ये कि हाँ, अगर सर मतलब ये जो लिमिट है ना x की पावर म्यू f(x), अगर ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट, फाइनाइट कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो फिर ये जो इंटीग्रल है a से इंफिनिटी f(x) ये कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर ये जो लिमिट है x की पावर म्यू f(x), लिमिट x टेंड्स टू अरे इंफिनिटी, बहन जी कन्वर्जेंट कब होगा? हर स्थिति में थोड़ी कन्वर्जेंट होगा। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो। हाँ, कन्वर्जेंट तब होगा अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और म्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। आगे और अगर ये लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, मतलब फाइनाइट हो लेकिन 0 ना हो, तो फिर ये जो इंटीग्रल होगा ये डाइवर्जेंट होगा अगर म्यू 1 से छोटा या बराबर है तो।
बिल्कुल। तो इसमें जो विशेष बात है आयुषी वो ये है कि अगर इंटीग्रल की ये जो लिमिट हम निकालते हैं, अगर ये 0 आ गई तो केवल ये वाली कंडीशन लग पाएगी, म्यू ग्रेटर देन 1 वाली। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो ये भी लग जाएगी और ये भी लग जाएगी, फिर दोनों लग जाएगी। आयुषी बताओ तुम्हें इसमें विशेष बात क्या लगी? सर यही है कि फर्स्ट वाले में एग्जिस्ट का मतलब 0 भी हो सकती है, फाइनाइट और 0 दोनों हो सकती हैं। और डाइवर्जेंट तब होगा जब नॉन 0 होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, सिर्फ फाइनाइट हो। बिल्कुल। अगर ऐसे जल्दी नहीं हो तो एक क्वेश्चन करने का मन कर रहा है इसका, म्यू टेस्ट। करवा दीजिए सर। एक क्वेश्चन लिखो, एग्जामिन टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस 0 to infinity dx अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2। ये क्वेश्चन लिखो, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल समाकलन 0 to infinity dx अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2 की अभिसारिता का परीक्षण करो। ऐसे कल सुबह बताओ तुम्हें स्टेट्स कितने बजे पढ़ने का मन है? सर सुबह आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम दे दीजिए। नहीं, सुबह जो तुम कहो, तुम्हारा तुम लोगों का जो टाइम बिजी नहीं हो, सुबह जल्दी, मतलब 7 साढ़े 7 के बाद। तो हाँ, कल सर, अपन 8 स्टेट्स 8 बजे से ले लीजिए। 8 से ले लो, 8:30 से 10 ले लेते फिर, ठीक है? यस सर। तो ये ग्रुप पे डाल देना KRG वाले, 8:30 to 10 स्टेटिस्टिकल मेथड, ठीक है? तो बहुत दिन हो गए तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई उसकी, तो हम सोच रहे कल और परसों 2 दिन पढ़ा देते, तो यूनिट को खत्म करने में 3 टर्न लगेंगे। तो आयुषी ये क्वेश्चन लिख लिया, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2। आयुषी इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि जो लिमिट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो यहाँ लिमिट कितनी है, 0 से इन्फिनिटी। तो अगर लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी तो ये टेस्ट नहीं लगेगा, म्यू टेस्ट तभी लगेगा जब लिमिट ग्रेटर देन 0 होगी। समझ रहे हैं? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है पता? क्योंकि देखो 0 जैसे ही लिखेंगे तो 1/0 आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि लिमिट हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो बताओ क्या इस इंटीग्रल को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं? सर इसे ऐसे तोड़ लें, 0 से a और a से इंफिनिटी। यस सर। ये 0 to infinity है ना, इसको हम तोड़ लें 0 से a और a से कितना, इन्फिनिटी। काम चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यस तो सर। लिखो जरा, लिखो तो लिखो, गिवन इंटीग्रल दिया गया समाकलन, ये लिख लो और इसके 2 हिस्से बना लो। 0 to infinity जो इंटीग्रल है dx अपॉन, उसको लिख लो 0 to a और a से इंफिनिटी, जहां a ग्रेटर देन 0, जहां a ग्रेटर देन 0। लिख लिया? सर इसमें एक ही जगह अपन 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं ना, अगर अपन को करना हो तो। कुछ भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी एक आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें 1 से ही किया है, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी, कुछ भी कर सकते। अब अपन a to infinity की चेकिंग करेंगे, ठीक है? 0 to a वाला तो फाइनाइट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिखो भी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ a to infinity dx अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2। तो लिखो, हम दुर्गेश आवाज आ रही है? कम आ रही है सर बहुत। अब आने लगी होगी। हाँ सर रिपीट कर दो सर, क्या बोला था आपने? लिखो भी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, हम समाकलन ये a to infinity dx अपॉन ये की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। we test convergence of integral a to infinity
dx अपॉन इतना। तो हम समाकलन a टू इंफिनिटी, और ये पूरा लिख लो कि अभिसरण का परीक्षण करेंगे, अपसारिता का परीक्षण करेंगे। माना f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2। लिख लिया। और इसमें लिखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर म्यू f(x). लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये फोन इतना आता है तो लगा दो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x) की जगह ये वैल्यू लिख दो 1 अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर इसको ऐसे लिखें हम x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर म्यू अपॉन x की पावर 1/3 प्लस 1/5/6 प्लस तो बेटा x की पावर 5/6 अगर कॉमन ले लें हम लोग हाँ सर। तो x की पावर म्यू x की पावर 5/6 बता दे बेटा, अगर 5/6 कॉमन ले ले तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस कितना आगे आएगा, प्लस करके कितना बचेगा घटा पाओगे इसमें से? सर x की पावर -1/2। तो 1 अपॉन लिख लें 1 अपॉन x की पावर 1/2। हाँ। अब बता ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो अभी इंफिनिटी लिखेंगे बेटा तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ। अभी अगर लगाएंगे इसमें, अभी अगर हम लगाएंगे, समझा देना उनको। बता दे बेटा अगर x की पावर 5/6 x की जगह इंफिनिटी लिखेंगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होगा। ये जो फॉर्म है वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कोई बता पाएगा क्लास में? रिया दीक्षित बताओ, रिया बताओ कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? म्यू की किस वैल्यू के लिए? म्यू ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर क्या होगा? 5/6 लॉक कर दो। सर म्यू की जगह पे 5/6 रख दे तो। बिल्कुल। कितने होशियार है मानसी? मानसी कितनी होशियार हो कि म्यू इक्वल टू 5/6 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जब कैंसिल होगा तो 1 + 0 मतलब 1 आंसर आएगा। तो यही चीज सिर्फ सीखनी है इस पूरे चैप्टर में, ये सीखना है कि म्यू की कौन सी वैल्यू होगी जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट केवल तब करेगी जब म्यू इक्वल टू 5/6। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू बता सकता, अगर म्यू की जगह 5/6 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 1/1 + 0 1। हाँ। तो म्यू इक्वल टू 5/6 है तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। अब जरा कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सोचो कि कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंट वाला केस तभी लगता है जब ये लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो। तो देखो सिविका ये लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। है सर। है तो लिखो यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में लिखो फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर लिमिट यहाँ पे 0 आ जाती सिविका तो क्या करते अपन? तो फिर सर कन्वर्जेंट के लिए देखते हैं इसे। नहीं देख पाते ना, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो 1 से छोटी है ना। कन्वर्जेंट तब होता है जब म्यू 1 से बड़ा होता है। तो फिर दूसरा टेस्ट लगाते हैं। तो हाँ ये टेस्ट फेल हो जाता है यहाँ पे। हाँ। तो ये टेस्ट लगता ही नहीं है। अगर इक्वल टू 0 लिमिट आ जाती तो डाइवर्जेंट वाला केस लगता ही नहीं है। ठीक, तो लिख दो परिमित और शून्येतर संख्या इक्वल टू 1 लिख दो, लिखो फाइनाइट एंड नॉन जीरो व्हेन म्यू इक्वल टू 5/6।
अब जब म्यू इक्वल टू 5/6 है जो 1 से छोटा है, तो लिखो जिनका म्यू परीक्षण से है, ये जो इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी और जो भी लिखा ही है, ये कैसा होगा? डाइवर्जेंट। तो लिखो देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट, अतः म्यू परीक्षण से इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी dx अपॉन x की पावर 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर 1/2 अपसारी होगा, इज डाइवर्जेंट। अंकिता समझाओ क्वेश्चन। यस सर। सर क्या समझाना है, पूरा क्वेश्चन समझाना है? पूरा बताओ हमने क्या किया, ये बस छोटी सी बात समझा दो यहाँ से। ये इंटीग्रल चर्चा करनी है ए टू हाँ इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की। हाँ हाँ सर, तो जो हमने म्यू टेस्ट पढ़ा था सर, उसको हमने जो क्वेश्चन था उसको हमने म्यू टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर सर जब उसको हमने लिमिट लगाई एक्स की इन्फिनिटी पर, तब हमने देखा कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था। तो फिर सर अब हम क्या वैल्यूज रखें म्यू की, जिससे ये जो इंटीग्रल है जो इंटीग्रेट हो जाए। तो म्यू की वैल्यू जब हमने 5/6 रखी तो ये इंटीग्रेट हो गया। फिर सर जब हमने देखा कि इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो 1 आई, तो वो 1 क्या है, फाइनाइट है और नॉन जीरो है। और जो म्यू है वो 5/6 है, यानी कि 1 से कम है। तो सर जो म्यू तो फिर हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि म्यू टेस्ट से जो हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है वो डाइवर्जेंट है नेचर में। तो नीचे लिख दिया भाई म्यू टेस्ट, नाम लिखना जरूरी होता है यहाँ पे। तो देयरफॉर यस बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी डीएक्स अपॉन ये अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। यस सर। तो अंततः कल 8:30 बजे जो भी बच्चे हैं उनको ग्रुप में डाल देना आयुषी। कल 1.5 घंटे हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। सर मैं ये पूछ रही थी, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि किस टेस्ट से करना है इसे? एनालिसिस में बेटा तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, या तो बहुत टाइम दो इसको, नहीं तो तुम लोगों में से किसी को ये पता नहीं चलेगा ये किससे करना है। ये केवल आपको रटा हुआ क्वेश्चन होगा, पता होगा पहले से कि ये टेस्ट से ये कर पाएंगे तो कर लोगे। और यही अभी तक जिंदगी भर से हम देख रहे हैं, 24 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना कोई अच्छा हमें मिला नहीं अभी तक जिसको हम अलजेब्रा एनालिसिस में कुछ सिखा पाए हो या कोई सीख पाया हो, कुछ भी कह लो एक बात, ठीक है। तो एनालिसिस के जितने क्वेश्चन है आयुषी बहन, वो सभी क्वेश्चन उस लेवल पे होते हैं कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि करना क्या है। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तुम्हें अगर टाइम हो, पहली बात तो तुम्हें बुक लेनी पड़ेगी। अगर किताब के बिना तुम पढ़ रही हो गणित तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतना डिसाइड कर पाओ। तो पहली बात बुक लेनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन कर करके देखने पड़ेंगे। ये मान लो कि फिर तुम केवल एनालिसिस ही पढ़ पाओगे, बाकी सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम्हें ये जानना है ना कि ये क्वेश्चन किस मेथड से करना है, इसमें क्या करना है, तो फिर बाकी सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे, केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा एनालिसिस। सेकेंड पेपर में पास हो जाओगी, बाकी सब में फेल हो जाओगी। रामानुजन के बारे में सुना है? वो 12th क्यों नहीं कर पाए थे? इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो गणित में तो मास्टर थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता था, गणित ही इतना पढ़ते थे वो। सर ऐसा तो रामानुजन ऑल्टरनेटिव ये है कि जितना आप करवा रहे हैं उतना कर लें तो हो जाएगा। अभी 24 ईयर्स से तो बेटा यही हो रहा है। अब तुम में से कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो पहले तो ऑफलाइन में आना पड़ेगा, ऑफलाइन आना पड़ेगा, क्लास के बाद घंटे 2 घंटे हमारे साथ बैठना पड़ेगा, बैठ के तब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये पीएचडी है अंशिता, हाँ सर। ये बीएससी नहीं है, ये पीएचडी है। एनालिसिस है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब पीएचडी कर रही हो तुम। पीएचडी में भी इतनी मेहनत लगती है जितनी इसमें लगती है, बिल्कुल इससे सर कम ही लग जाए, ज्यादा नहीं सर होगी। यूज क्या है सर, जो बेसिक लाइफ है उसमें? टू डेवलप योर माइंड पावर, पहले दिन से बताया था। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड एनालिसिस आर प्योर मैथमेटिक्स, और इनका जो वर्क है वो क्या है? टू डेवलप योर माइंड पावर, ब्रेन जिम है ये बीएससी सेकेंड ईयर से इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि आपका दिमाग उस लेवल पे हो जाए कि लोग तुम्हें कंपेयर नहीं कर पाए, तुम्हें बराबर खड़े नहीं हो पाए। लेकिन तुम लोग उस लेवल से पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो पास होने के लेवल से पढ़ते हो, तो तुम्हारी लेकिन सर हालत वहीं बाकी पे है। सब्जेक्ट्स भी तो बहुत अच्छे हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इससे भी ज्यादा अच्छे हैं।
और उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी इम्पोर्टेंस है। इसका तो मुझको बहन जी कुछ हम नहीं क्या पता। करें, जब दिमाग बढ़े, दिमाग डेवलप होगा तभी तो प्रैक्टिकल लाइफ में या कहीं यूज कर पाओगे ना किसी चीज को। तो ये तुम्हारे दिमाग को डेवलप करता है, समझ रहे हैं? हाँ ये जो सर। अलजेब्रा एनालिसिस है ये दिमाग को डेवलप, बाकी सब्जेक्ट को दिमाग को थोड़ी डेवलप करते, बताओ कोई भी सब्जेक्ट बताओ जो दिमाग को डेवलप करता हो, बताओ एक सब्जेक्ट। हाँ 3 सर साल ऐसा तो सोचोगे तो भी नहीं सोच पाओगे, ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर कोई ये कहे कि फिजिक्स करती है तो फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स कोई पोर्शन जो है वही होता है। सर, लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफी सही है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो फाइनेंस है। बेटा, जो मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। हाँ ऐसा सर, कोई लेकिन वो सब्जेक्ट उसका। दुनिया में नहीं है जो दिमाग को डेवलप करता है। हाँ। हमारे दिमाग को डेवलप कौन करता है? हाँ सर, मैथ्स करता है लेकिन। ट्रिपल ए, हमने कभी तुम्हें ट्रिपल ए बताया होगा, हाँ। तो हाँ पता है ट्रिपल ए बताइए। क्या होता है? हाँ सर, आपने एनालिसिस बताया था, अलजेब्रा बताया था, और एक और कुछ था वो याद नहीं। और आशिकी बताई थी। जो लोग आशिकी करते हैं वो लोग भी, उनके भी दिमाग भी बहुत तेज हो जाते, देखा होगा लड़कियों को लड़कों को, वो कोई मंदिर जाने के बहाना तलाशता, कोई कोचिंग जाने के बहाने, उनके दिमाग भी बहुत डेवलप होते हैं। तो ट्रिपल ए थ्योरी है ये। सिबिका बताओ, एक्सप्लेन करो। सर क्या एक्सप्लेन करूं? ट्रिपल ए थ्योरी, ये अपनी थ्योरी है सिबिका, कोई और नहीं हाँ सर। जानता इसको। बोलो। मतलब सर ये अलजेब्रा एनालिसिस पढ़ने से माइंड डेवलप होता है क्योंकि ब्रेन जिम है ना। बिल्कुल, ये केवल बनाई इसलिए गया है टू डेवलप योर माइंड पावर। ये हर हाँ कोई, सर। देखो सेकेंड ईयर से, अंशतः एक बात बताओ, सेकेंड ईयर से क्यों शुरू किया गया? ये तो हो सकता है 11 से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस लेवल पे तुम्हारी बुद्धि उतनी मैच्योर नहीं होती है कि तुम इसे पढ़ पाओ। इसलिए सेकेंड ईयर में भी देखो कितना थोड़ा सा शुरू किया था, केवल 1-2 यूनिट थी एनालिसिस की, केवल 2 यूनिट थी फर्स्ट और सेकेंड। फाइनल में आके 5 यूनिटें क्यों रखी उन्होंने? तो फिर सर मेरे अकॉर्डिंग इसके साथ ना एक जो मैनेजमेंट की सब्जेक्ट्स है कुछ वो भी रखना चाहिए हमें। हाँ तो अब क्योंकि किया तो अगर है बेटा, इससे। अब जो NEP आई है अंशिता बहन, जो हम्म। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बेटा कुछ भी ले सकते हो तुम, समझ रहे हैं? जैसे BSc तुम लोगों ने किया वो अलग पॉलिसी थी, अभी जो पॉलिसी आई है उसमें आपने मैथ्स लिया, मैथ्स के साथ चाहो तो इकोनॉमिक्स ले लो, बायोलॉजी तक ले सकती हो, कुछ भी ले सकते हो। अब आ गया ये 21 जो हम्म। 2021 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना इस साल से, वही हो गया जो आपकी इच्छा है। ये सर नहीं, कंपलसरी मैनेजमेंट रखना चाहिए, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, सारा कुछ आना चाहिए, तो उससे काफी सही कंपल्सरी कुछ रहेगा। नहीं है, कहाँ कंपल्सरी है कुछ सर वो है। न्यू एजुकेशन सर? इम्प्लीमेंट कहाँ से उसका अभी इतना अच्छे से? अरे भाई साहब, इस साल से सब बच्चे फर्स्ट ईयर में जो आए हैं ना उनको दे दिया गया, तुम कौन सी दुनिया हाँ में जी रहे फर्स्ट हो? सर, कॉलेज वालों को दे दिया गया, लेकिन स्कूल वालों की बात कर रहा हूँ मैं। उनको भी तो यही ऑप्शन है कि वो है ना वो PCM और PCB जरूरी नहीं उनको है ना चूज करना। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है सर, उनको तो PCB ही और PCM ही चूज करना पड़ रहा है। बिल्कुल साहिल बाबू, अगली साल से वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो, 9th क्लास से। हाँ। ठीक है, जब तक तुम्हारे बच्चे होंगे बड़े हम्म। तब तक ये सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी पूरी। तभी तक हो पाएंगी। बिल्कुल। तो बताओ साहिल, ये गणित पढ़ना जरूरी है एनालिसिस की नहीं? हाँ जरूरी है सर, जरूरी उन तो है। लोगों के लिए जरूरी है जो वास्तव में अपने दिमाग से कुछ करना चाहते हैं, और जो हाँ। शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए तो नहीं है, हम्म। है कि नहीं? अंकिता और बताओ क्या कहना है जल्दी से। सर नहीं, सर और एक कुछ नहीं कहना। एक चीज पूछ रही थी, डांटोगे तो नहीं? हम कभी आज तक तुझे तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दुनिया सर में ये सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही करते हैं। आपने ये अभी क्वेश्चन कराया, इसमें आपने लिमिट ली थी 0 से A और A से इन्फिनिटी, तो अपने जो सारा काम किया वो A से इन्फिनिटी वाले में ही किया है, 0 से A को तो नेग्लिजिबल ही मान लिया एक तरह से। हाँ, वो दरअसल क्या होता है, जो इंटीग्रल 0 to A, इसमें 0 भी फाइनाइट है और A भी फाइनाइट है, तो जो फाइनाइट है उसे वो प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है बेटा। अभी अपन और आगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे इसी तरह से, तो उसमें जो पहला इंटीग्रल है ना वो प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। और हर प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है वो कैसा होता है, वो कन्वर्जेंट होता है, समझ रहे हैं? तो जिसकी लिमिट फाइनाइट होती है
वो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया तो वो कन्वर्जेंट हो गया। इसलिए पहले पे हम कभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी जितने आगे क्वेश्चन दुर्गेश करने वाले हैं उन सब में यही करेंगे, 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो पहले पे अपन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पहला ज्यादातर क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल, और प्रॉपर हो गया तो वो कन्वर्जेंट हो गया। तो जो भी डिपेंड करेगा वो दूसरे पे करेगा दुर्गेश। अगर दूसरा वाला कन्वर्जेंट है तो दिया गया भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट होगा। और दूसरा अगर डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी हो गया, तो पहला कुछ भी बना रहे वो होगा डाइवर्जेंट ही दुर्गेश। हाँ सर। तो अगर पहला कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे वाले पे अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा पूरा। और पहला तो कहा ही, आपको पता ही प्रॉपर इंटीग्रल होता है हमेशा उचित समाकलन। अभी 12th में आपने जितने पढ़े होंगे उन सबके एक निश्चित वैल्यू आते थे कि नहीं? हाँ सर। तो वो सब उचित समाकलन थे, प्रॉपर इंटीग्रल थे। पहली बार आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल शुरू किया है। तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला होता है वो उसकी चेकिंग होती है, पहले की नहीं होती है। ठीक है सर। अगले में सर हम लिखवा देंगे दुर्गेश, अगले क्वेश्चन में हम ये लिखवा देंगे कि फर्स्ट इंटीग्रल इज प्रॉपर इंटीग्रल, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। फिर तुम खुश हो जाओगे। नहीं सर, अभी भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसी तरह के, तो उन सब में यही लिख देंगे कि फर्स्ट इंटीग्रल इज प्रॉपर इंटीग्रल, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर वी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, और बताओ किसी कुछ कहना है? सर तन्मय क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर एक बात समझ में नहीं आई इसमें, सर इसमें x की पावर 5/6 कैसे हुआ ये बात? मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होते हैं भाई साहब। हाँ सर। तो x के पावर 1/3 बाहर है और x के पावर 1/2 अंदर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 कितना होगा? हाँ सर, वो 5/6 सर। फिर उसके बाद ये जो लैंग्वेज लिखवाई थी ना आपने कि ये फाइनाइट है, नॉन जीरो है, सर एक बार वो पोर्शन थोड़ा समझा दीजिए सर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। आयुषी ग्रुप पे डालना फोटो खींच के। यस सर। देखो तन्मय, ये जो हाँ ये क्या डाल दिया, काय की फोटो डाल दिया इसे। देखो तन्मय, ऊपर x के पावर म्यू है और नीचे x के पावर 5/6। अगर हम x को इन्फिनिटी लिखेंगे तन्मय, तो ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, आएगी कि नहीं? हाँ सर। तो अगर हम x के पावर 5/6 डिनोमिनेटर का कट्टू कर लें तो फिर लिमिट निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने म्यू इक्वल टू 5/6 चुना है, जानबूझ के मान लिया कि म्यू इक्वल टू 5/6। तो जैसे ही म्यू को 5/6 लिखेंगे तन्मय, तो ऊपर भी x के पावर 5/6 नीचे भी, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। हाँ सर। कैंसिलेशन के बाद जब हम लिमिट लेंगे तन्मय, तो ऊपर तो 1 होगा, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी लिखना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा तन्मय? 1/1 प्लस इन्फिनिटी सर, 1/∞ 0 हो जाएगा और टोटल होके 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो ये यही कारण है कि 1 आ गया। अब म्यू कितना, 1 जो लिमिट है ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, क्योंकि आपको पता है कि जो म्यू है वो 1 से छोटा है। लिखा म्यू लेस देन 1? किसी ने लिखा ही नहीं, इन्होंने तो। आयुषी तुमने तो लिखा ही नहीं म्यू लेस देन 1। आयुषी यस सर। तुमने तो लिखा ही नहीं लेस देन 1। जब तक लेस देन 1 नहीं लिखोगे बेटा, तब तक कैसे तुम जान लोगे कि ये हाँ कन्वर्जेंट सर, है वो कि इसके नीचे वाली एक लाइन में सुन नहीं पाई थी। तो पहले लिखना है यहाँ पे म्यू लेस देन 1। तो जो 5/6 है, 5/6 है, ये 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे के लिए तन्मय केवल डाइवर्जेंट वाला केस लगता है, लगता है कि नहीं? हाँ तो सर। अगर जो लिमिट निकली है वो 0 हो गई तो डाइवर्जेंट का केस लग ही नहीं सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंट तभी लगता है जब फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो। तो इसलिए ये केस केवल तभी लगेगा जब लिमिट 0 नहीं हो।
तो जो 1 है वो तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो परिमित और शून्येतर संख्या है। इसका मतलब म्यू परीक्षण से लेस देन 1 के लिए दिया गया इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो। यही पूछना चाह रहे थे या कुछ और पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, बस यही पूछना था, क्लियर हो गया। और बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। और किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। दीप शिखा शर्मा, रश्मि, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। रिया, यस पीयू, सर। कुछ पूछना है बेटा? अभी तक कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? नहीं सर, हो गया क्लियर। ये कंफ्यूजन मुझे भी था अभी जो पूछा। हाँ, रिया बहुत कठिन है ये गणित, समझ रहे हैं? तो दो ही तरीके हैं, या तो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहो, पक्का करते रहो, या फिर आप ऑफलाइन में आओ और उसके बाद घंटे 2 घंटे हमारे साथ बैठोगे, तब जाके तुम्हें ये कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये गणित कह क्या रहा है। अंततः समझ में आ रही बात? यस सर, आ रही है। लॉलीपॉप नहीं है बेटा, बहुत कठिन गणित है। दुनिया का सबसे कठिन गणित क्या होता है? सर एनालिसिस ही लग रहा है, फिलहाल तो शायद यही होगा। लग रहा है नहीं बेटा, होता ही है। टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स।